तो आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव में सीएम धामी स्टार प्रचारक हैं, चूंकि बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है और बीजेपी जीत दिलाने के लिए सीएम धामी ने पूरी कमान अपने हाथों में ले ली है, पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। सतत लक्ष्यों को प्राप्त करने में जो भारत का नीति आयोग होता है वो हर राज्य की एक रैंकिंग तय करता है, एक इंडेक्स बनाता है कि विकास के ये पैमाने हैं। इन पैमानों पर भारतवर्ष के सभी राज्यों का आकलन होता है और उस आकलन में आप सबको खुशी होगी कि हमारा राज्य देवभूमि उत्तराखंड पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों में पहले पायदान पर आया, पहले नंबर पर आया। ये सब मां पूर्णागिरी के आशीर्वाद से, मां शारदा मैया के आशीर्वाद से ये सब काम संभव हो पा रहे हैं। इसके साथ साथ राज्य की बेरोजगारी दर को घटाना हो, उसमें भी 4.4% की कमी आई है। इसके साथ ही हमने आज निवेश के मामले में पूरे देश के हमारी गिनती 5 प्रमुख राज्यों में हो रही है। स्टार्टअप के क्षेत्र में अभी रुमला जी आई थी, उनके दामाद आए के साथ, मैंने उनसे पूछा क्या करते हैं आप, तो कह रहे थे मैं स्टार्टअप चलाता हूं। तो आज स्टार्टअप के क्षेत्र में भी नौजवान युवाओं को प्रशिक्षण से जोड़ना, कौशल से जोड़ना, उत्पाद उद्योग से जोड़ना, भाइयों बहनों, उसमें भी हम जहां पहले अचीवर्स की श्रेणी में थे, आज हमारा नाम लीडर्स की श्रेणी में आ गया है पूरे देश से। हमने पिछले वर्ष इन्वेस्टर समिट देहरादून में किया था और उस इन्वेस्टर समिट में 3,54,000 करोड़ रुपए के एमओयू, आप सोचिए 3,54,000 करोड़ रुपए के एमओयू हमारे विभिन्न देश दुनिया के आने वाले निवेशकों के साथ हुए और उसमें से 80,000 करोड़ रुपए की आज ग्राउंडिंग पर काम शुरू होना होगा। इसके पीछे हमारा हेतु है कि लोग देश दुनिया से आकर यहां अपना उद्योग लगाएं, अपना निवेश करें और अधिकाधिक रोजगार सर्जन करें। रोजगार सर्जन की दृष्टि से भी हम उनको प्राथमिकता दे रहे हैं जो हमारे नौजवान युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में प्राथमिकता देने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को उत्तराखंड आ रहे हैं। 28 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा या खरसाली भी जा सकते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ के निर्माण और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी वाइब्रेंट विलेज या मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा जा सकते हैं। तो 1 फरवरी को केंद्र सरकार आम बजट पेश करेगी। ऐसे में उत्तराखंड के आगामी बजट को लेकर भी शासन में तैयारियां तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में नई वित्तीय वर्ष के बजट के लिए शासन में तैयारियां जोरों से चल रही हैं। वित्त सचिव दिलीप जावलकर इन दोनों विभागों की लगातार बैठक ले रहे हैं। वित्त सचिव दिलीप जावलकर का कहना है कि बजट में सरकार का मुख्य ध्यान युवा, रोजगार और महिला इन सेक्टरों पर रहेगा। सभी विभाग इन सेक्टर को ध्यान में रखकर योजनाएं बना रहे हैं। देखिए, मुख्यतः माननीय मुख्यमंत्री जी के ये रहा है कि युवा, रोजगार और जो किसान है, इन पर जो है हम लोगों को ज़्यादा फोकस करना है। तो हम लोगों के नाबार्ड के अंतर्गत हम लोगों के उसके चलते प्रोविजनिंग हो या फिर हमारे प्राइमरी सेक्टर में जो प्रोविजनिंग होती है, रोज़गार, स्किल डेवलपमेंट, इस तरीके के क्षेत्र है, इनमें जो है अतिरिक्त
रिसोर्सेज धनराशि जो है प्राविधानित की जाती है। विभाग समय समय पर अपनी योजनाएं ले आता है, कैबिनेट के मार्फत उसको पास कराता है। वो जो हम लोगों के पास जैसे जैसे योजनाएं आती है, नई योजनाएं, उसके अनुसार भी हम लोग उसको करते हैं। जैसे सरकार का ये संकल्प है कि अगले 5 साल में हम लोग हमारे जीडीपी को, स्टेट जीडीपी को दुगना बनाएंगे। उसके लिए जो भी क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, उन चिन्हित किए गए क्षेत्रों में पर्याप्त संसाधनों को जुटाना वित्त विभाग का कार्य रहा है। और जिस जिस तरीके से विभागों की मांग आती है, हम लोग वो संसाधन उपलब्ध करा देते हैं। तो रुक करेंगे अगली और बड़ी खबर की ओर। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर कार्रवाई शुरू हो चुकी है और बीजेपी 60 बागियों पर अब कार्रवाई करेगी। आज चुनाव संचालन समिति की बैठक होगी और प्रत्याशियों के खिलाफ लड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। प्रत्याशियों के खिलाफ प्रचार करने की भी कार्रवाई की जाएगी। समिति में बैठक में चर्चा के बाद कार्रवाई की जाएगी। पिथौरागढ़ में 8 कार्यकर्ताओं को निष्कासित किया जाएगा। पिथौरागढ़ से आशा भैंसोड़ा मालती देवी सस्पेंड की जाएंगे और 8 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा। तो अब आपको बता दें कि अब कार्रवाई का दौर शुरू हो चुका है। निकाय चुनाव में जिन प्रत्याशियों ने बागी वाला तेवर दिखाया, अब उन पर कार्रवाई की जाएगी। चुनाव संचालन समिति की बैठक और प्रत्याशियों के खिलाफ लड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। प्रत्याशियों के खिलाफ प्रचार करने पर कार्रवाई। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी धनराज गर्ग हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। धनराज, अब चूंकि बागी तो हो गए बीजेपी से और लगातार वार्निंग भी दी जा रही थी कि प्रत्याशियों के खिलाफ ना खड़े हों, अपने ही प्रत्याशियों के खिलाफ, लेकिन बागी प्रत्याशियों ने आदेश को नहीं माना और अब उन पर कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास इस पूरी बैठक को लेकर? धनराज, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, धनराज से हम फिर जुड़ेंगे। तो आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर जिन प्रत्याशियों ने बागी तेवर दिखाए थे, अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है और 60 बागियों पर कार्रवाई। आज चुनाव संचालन समिति की बैठक और प्रत्याशियों के खिलाफ लड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें कि जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खड़े हुए और जो बागी नेता पार्टी छोड़कर निकाय चुनाव में उन्होंने अलग से पर्चा भरा और अपने ही प्रत्याशियों के खिलाफ उन्होंने चुनाव प्रचार करना शुरू किया और पर्चा वापस नहीं लिया। अब उनके खिलाफ पार्टी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा रही है और प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने वालों पर कार्रवाई। साथ ही साथ आपको बता दें कि समिति की बैठक में चर्चा के बाद कार्रवाई की जाएगी। पिथौरागढ़ में 8 कार्यकर्ताओं को निष्कासित किया जाएगा। तो पिथौरागढ़ से आशा भैंसोड़ा मालती देवी सस्पेंड और 8 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान के तहत अपने ही नेता के खिलाफ जाना, प्रचार करना, चुनाव लड़ना, यह पार्टी लाइन के खिलाफ है और उसके बाद पार्टी की तरफ से 6 साल का निष्कासन सजा के तौर पर या एक तरीके से कहें कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। तो धनराज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनराज, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? धनराज, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी हम बताएं। जी धनराज, चूंकि निकाय चुनाव में बीजेपी ने लाख कोशिश की कि जो बागी प्रत्याशी हैं वो पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ ना जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और कुछ लोगों ने पर्चा वापस नहीं लिया। अब उसके बाद कार्रवाई की जा रही है। तो क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ तैयारी है बीजेपी की तरफ से? क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास इस पूरी बैठक को लेकर? बिल्कुल सीएम, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर निकाय चुनाव चल रहा है उसको लेकर कहना चाहिए जो नाराज लोग थे उन्होंने कहना कि प्रत्याशी के खिलाफ जाकर अपना नामांकन किया है, यानी कि ये कहा जा सकता है कि निर्दलीय के रूप में उन लोगों ने नामांकन किया। तो ऐसे लोगों को कहना कि पार्टी अब बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पार्टी की तरफ से साफ तौर पर उनको एक अल्टीमेटम दिया गया था कि या तो वो प्रत्याशी के पक्ष में बैठ जाए और प्रत्याशी के साथ खड़े रहे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी उनको मनाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो
लोग हैं वो बीजेपी से नहीं मान पाए हैं, और जिसके बाद कहीं ना कहीं पार्टी उन पर निष्कासित की कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। क्योंकि जो बैठक की गई है, चुनाव समिति की बैठक की गई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट शामिल थे, इसके साथ ही दुष्यंत कुमार जो प्रभारी है उत्तराखंड के वो इसमें शामिल हुए, और इसके साथ ही रेखा वर्मा भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल रही है। और इस बैठक में अब निर्णय लिया गया है कि जो ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ रहे हैं, या फिर कहा जाए कि बीजेपी के खिलाफ कहीं ना कहीं दूसरे प्रत्याशी को उतारा है, तो उनके खिलाफ कहीं ना कहीं अब सस्पेंडिंग की कार्रवाई बीजेपी की तरफ से की जाएगी, यानी कि उनको निष्कासित पार्टी से कर दिया जाएगा। ऐसे कई नेता ऐसे हैं जो अल्मोड़ा में भी हैं, 8 नेताओं की यदि बात करूँ तो 8 नेता अल्मोड़ा में है, और 6 नेता इसी तरीके से अन्य जिलों में भी इसी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। और इस तरीके के लोग हैं जो पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं निष्कासित की कार्रवाई अब तय है। तो धनराज जी, लगभग कितने कार्यकर्ता हैं और नेता हैं जो पार्टी लाइन के खिलाफ गए हैं, और उन पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? अब कार्रवाई, चूंकि कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन क्या कार्रवाई, मतलब पार्टी से निष्कासित किया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा, क्या कुछ कार्रवाई, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल सीएम, देखिए जो चुनाव समिति की बैठक है वो लगातार चल रही है, और उसमें अब निर्णय लिया जा रहा है कि जो इस तरह के नेता हैं जो कि पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं, उनके खिलाफ निष्कासित करने की इसमें कार्रवाई जरूर की जाए। क्योंकि पिथौरागढ़ में देखिएगा कि 8 कार्यकर्ता ऐसे हैं कि जिन पर कहीं ना कहीं ये कार्रवाई निश्चित है, और इसके लिए कहीं ना कहीं आदेश भी जारी किए जा रहे हैं, और प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कहीं ना कहीं 6 साल के लिए इनको निष्कासित पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही कारण नोटिस भी दिया जाएगा कि आखिर उनको पार्टी से बाहर क्यों ना किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से वो पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अनुशासन आत्मिकता के खिलाफ है। और इसमें कहा जाता है लगातार कि बीजेपी जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं अनुशासन की पार्टी है, और ऐसे जो नेता होते हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं बीजेपी जरूर कार्रवाई करती है। चूंकि धनराज, महेंद्र भट्ट लगातार जब नामांकन किया जा रहा था, उसी वक्त से वो लगातार कह रहे थे कि भाई कोई भी कार्यकर्ता हमारा वो पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ नहीं जाएगा, ना ही नामांकन करेगा, और अगर नाम चला भी गया है तो नामांकन वापस ले ले, वरना पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। कुछ लोगों ने तो पर्चा वापस लिया, लेकिन कुछ लोग नहीं माने, वो बागी हो गए। अब क्या उन पर यह कार्रवाई करके ये संदेश दिया जा रहा है कि पार्टी लाइन के खिलाफ जाना, पार्टी संविधान के खिलाफ जाना है, तो ये एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है कि आप पर कार्रवाई होगी, जो कहा गया वो 100%, क्योंकि अनुशासन वो बनाए रखना है। देखिए जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष ने कहीं ना कहीं 200 कार्यकर्ताओं को कहा था कि जो पार्टी के खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, या तो वो अपना नामांकन वापस ले ले, वरना उनके खिलाफ पार्टी कुछ न कुछ कार्रवाई जरूर करेगी। और वही देखने में आ भी रहा है कि जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष ने अल्टीमेटम उनको दिया था, लेकिन कुछ लोगों को मनाने में बीजेपी कामयाब रही है, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं, लगभग 15 से 20 लोग ऐसे हैं कि जो नहीं मान पाए हैं, तो उन पर कहीं ना कहीं पार्टी अब कार्रवाई करने जा रही है। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि 6 साल के लिए कहीं ना कहीं उनको पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। ठीक, धनराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उत्तराखंड अल्मोड़ा नगर निगम सहित 95% सीटों पर जीत का दावा किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राज्य बनने के बाद कांग्रेस ही अल्मोड़ा नगर में काबिज हुई है, लेकिन इस बार बीजेपी के पक्ष में माहौल पलटा है। इस दौरान उन्होंने नगर के विकास के लिए प्राथमिकताएं गिनवाई और बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए बहुगुणा ने कहा कि बीजेपी का मेयर बना तो अल्मोड़ा में ऐतिहासिक काम किए जाएंगे। तो कैबिनेट मंत्री ने निकायों में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया है। तो निकाय चुनाव को लेकर अब चहल पहल तेज हो गई है, प्रचार प्रसार भी तेज कर दिया गया है और दावे और वादे दोनों अब किए जा रहे हैं। और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी दावा किया है कि अब बीजेपी की बारी है जीत की निकाय चुनाव में। मुझे 2-3 नगर निगम में जाने का खुद मौका मिला है। अल्मोड़ा का तो मुझे समन्वय बनाया गया है और मैं यहाँ पर कल से हूँ। यहाँ पर भी बहुत अच्छी स्थितियाँ मुझे दिख रही हैं। लोगों ने मन बना रखा है कि विकास को धरातल पर उतारना है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वोट देनी है। अल्मोड़ा के नगर निगम की स्थिति सुधारनी है तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देनी है। और ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे तो जितने भी हमारे नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं, चाहे वो पालिका है, पंचायत हो और निगम हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं
वो बहुत कंफर्टेबल स्थिति पे है, क्योंकि पिछले 3 साल में जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किए हैं, धरातल पे विकास को उतारा है। 19,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरी, आज तक एक रिकॉर्ड रहा है उत्तराखंड में कि कभी भी इतनी सरकारी नौकरी नहीं निकली किसी भी सरकार के कार्यकाल में। हमने 3 साल में 19,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियों को निकाल के लोगों को रोज़गार से जोड़ने का काम किया है। हमने स्टार्टअप्स के माध्यम से, नई पॉलिसीज़ के माध्यम से युवाओं को जोड़ने का काम किया है। तो लोगों ने काफ़ी मन बना रखा है कि इस बार निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तो अगली खबर चमोली से है, जहां नगर निकाय चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। सूबे के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने गोपेश्वर नगर पालिका से बीजेपी प्रत्याशी संदीप रावत के समर्थन में गंगोल गांव में जनसभा आयोजित कर समर्थन में वोट करने की अपील की। जनसभा में आए भीड़ को देखकर उन्होंने कहा कि जनता में बीजेपी प्रत्याशी के प्रति खास विश्वास और समर्थन देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर बीजेपी प्रत्याशी आगामी नगर निकाय चुनाव में रिकॉर्ड मतों से विजयी घोषित होंगे। तो गोपेश्वर नगर पालिका से बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार किया और रिकॉर्ड मतों से विजयी उन्हें का ऐलान भी किया और निकाय चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार अब तेज हो चुका है और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने भी प्रचार किया। तो गोपेश्वर नगर पालिका से बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार किया और रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करवाने की जनता से अपील की। में भी था और उसके बाद मैं आज गोपेश्वर में आया हूँ। जितना उत्साह देख रहा हूँ हमारे संदीप रावत बबलू भाई के प्रति, मैं ये कह सकता हूँ कि रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। और वो देखिए आप, बहुत ईमानदार नेता हैं। वो यहाँ पहले भी पालिका अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे काम किए हैं। और अभी मैं कह सकता हूँ कि आप तो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय पार्टी के साथ वो आ रखे हैं और ऐसी पार्टी के साथ आ रखे हैं जिनकी केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है। मैं कह सकता हूं कि गोपेश्वर नगर पालिका में अब विकास की जो रफ्तार है वो 3 गुना बढ़ जाएगी। और जितना रिस्पांस मैंने देखा है लोगों का, बबलू भाई यहाँ के बहुत जन नेता हैं, जनप्रिय नेता हैं। और मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे चमोली जिले में रमेश मैखरू जी के नेतृत्व में। तो नगर निकाय चुनाव अब चरम पर है। शहर के 100 वार्डों में सभी प्रत्याशी अपने अपने प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। वार्ड 34 गोविंदगढ़ में मुकाबला अब त्रिकोणी यानी ट्रायंगल होता जा रहा है, जहां बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में। हर कोई अपने विचारों और वादों को लेकर जनता के बीच जा रहा है। लेकिन इस बार वार्ड 34 गोविंदगढ़ की जनता का रुझान कुछ और ही है। वार्ड की जनता के बीच जाकर जब उनके मन को टटोला गया तो पता चला कि जनता आखिर चाहती क्या है। वार्ड 34 की जनता ने बताया कि पूर्व में जो भी यहां पार्षद रहे उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे जनता उन्हें दोबारा मौका दे। जनता इस बार बदलाव चाहती है। क्षेत्र के लोगों से जब बात की गई तो उनका साफ कहना है कि अब वो किसी भी झांसे में, किसी भी प्रकार के झांसे में वो नहीं आने वाले। देखिए, चुनाव तो 23 तारीख को, 23 जनवरी को है, ठीक है ना। मेयर और पार्षद दोनों का चुनाव एक ही साथ होना है, एक ही दिन है शायद, ठीक है ना। और पार्षद के बारे में ये है कि पार्षद वो है जो 24 घंटे जनता के दुख सुख के लिए खड़ा रहे, ठीक है ना। कभी कोई समस्या आती है उसको ध्यान से देखा जाए, किया जाए, ठीक है ना। और पार्षद तो एक ये है कि घर परिवार के जैसा सदस्य है, अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग हैं जो हर तरह से सबसे पहले पार्षद को ही पकड़ते हैं कोई काम होता है तो, फिर विधायक और एमपी की नंबर तो बात की बात आती है, ठीक है। इसीलिए पार्षद तो ये है कि जो जागरूक हो, ठीक है ना, और जनता का सेवक हो, इस तरह के पार्षद हो, ठीक है ना, जो इस चीज़ को लेकर, समाज को लेकर आगे बढ़े और काम करे, साफ सुथरा छवि हो, ठीक है ना, कर्मठ हो, जो सेवा के भाव से काम कर सके। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर पौड़ी से है, जहां नगर निकाय चुनाव 2024 को लेकर पौड़ी में मतदान कार्मिकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हो गया है, जिसमें 286 पीठासीन अधिकारी, प्रथम और 24 सेक्टर मजिस्ट्रेट शामिल।
आपको बता दें कि पहले दिन एक पीठासीन अधिकारी, एक सेक्टर मजिस्ट्रेट अनुपस्थित रहे। आयोजित प्रशिक्षण में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि सभी पीठासीन अधिकारी प्रशिक्षण को गंभीरता से लें। उन्होंने सभी अधिकारियों को मतदान की गोपनीयता का विशेष ध्यान रखते हुए समय से सभी कार्य पूरा करें। उन्होंने कहा कि चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराना सुनिश्चित किया जाए और ये हमारी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। मैजिस्ट्रेट, जोनल मैजिस्ट्रेट, आरओ, एआरओ, हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पीओ1 की ट्रेनिंग रखी गई थी। इसमें जो हमारे आगामी इलेक्शन है उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण जो चीज़ें ध्यान में रखी जा रही हैं या जो प्रक्रिया संबंधी बातें हैं, वैधानिक उपबंध हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में जो हमारी ट्रेनिंग टीम है उसके द्वारा विस्तार से उन्हें निर्देशित भी किया गया। तो देहरादून नगर निगम के लिए बीजेपी के मेयर प्रत्याशी जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी सौरभ थपलियाल ने बताया कि देहरादून की आबो हवा और स्वस्थ पर्यावरण को देखते हुए सभी लोगों का मन देहरादून में बसने को करता है, जिस कारण से तमाम लोग यहां बस रहे हैं और जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है, जिसके कारण ही देहरादून शहर में तमाम समस्या भी उत्पन्न हो रही है। थपलियाल ने कहा कि अगर देहरादून की जनता उन्हें अपना आशीर्वाद दे दे या देते हैं तो तमाम समस्याओं का निवारण वो खुद कर देंगे, जैसे शहर में बहुमंजिला पार्किंग, सड़कों का चौड़ीकरण, फ्लाईओवर और तमाम सहित शहर की अन्य समस्याओं पर भी विचार मंथन कर काम करने की बात कही। छात्र राजनीति से सीधा मेयर और प्रथम नागरिक, तो क्या जिम्मेवारी और किस तरीके का? देखिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपके चैनल को। और छात्र राजनीति से सीधा मेयर तो नहीं, क्योंकि छात्र राजनीति और मेयर के बीच में 25 साल का अंतर है। 25 साल तक मैं क्षेत्र में रहा हूँ, जनता में रहा हूँ और सारी समस्याओं को जानता हूँ, जनता की क्या क्या समस्याएं हैं, तो उनके निराकरण के लिए। और अब ये पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, पूरा प्रदेश का सबसे बड़ा निगम है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी। मैं चुनौतियाँ इसको मानता हूँ, ये जो पद है ये चुनौती वाला पद है। ये सामने तो मैं किसी को नहीं मानता, कोई विपक्षी दल मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं टिक रहा है, परंतु एक चुनौती है कि अपने दून की जो ख्याति है वो विश्वविख्यात है दून, उस ख्याति को और कैसे मैं बढ़ाऊं, इसमें और कैसे चार चांद हम लगा सकते हैं देहरादून के नाम में, और देहरादून में किस प्रकार से हम इसको उन्नति पे ला सकते हैं, ये मेरा वो कार्य रहेगा जी। तो इसी खबर के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।